हेलो माय स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक है 12th क्लास के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर में एक टॉपिक है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। ये सारी चीजें क्या है आज अपन समझते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं ये आपको समझा चुका हूं कि एग्रीगेट डिमांड मीन्स C प्लस आई एंड एग्रीगेट सप्लाई C प्लस S। ठीक है, और इसका डायग्राम भी हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। जैसे कि अगर जो चीज ओरिजिन से स्टार्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते थे? एग्रीगेट सप्लाई C प्लस S। ठीक है, और जो चीज आपकी y एक्सिस से स्टार्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड, दैट इज C प्लस आई। ठीक, जहां AS और AD इंटरसेक्ट करते हैं इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। राइट, जहां AS और AD इक्वल होते हैं ये वाला पॉइंट हमारा होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कहने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स ने 100 गुड्स बनाए, एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिर्फ, ये सोच के 100 गुड्स बनाए हैं कि मार्केट में 100 ही बायर है। मतलब हमने ये सोच लिया इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं अब अपन, कि 5 करोड़ मोबाइल लेने वाले बायर्स हैं और ये डिमांड एस्टिमेट करने के बाद हमने उसी हिसाब से लोगों को हायर किया, उसी हिसाब से रिसोर्सेस परचेस करे, उसी हिसाब से हमने स्टॉक भी बनाया। क्या सोचकर कि 5 करोड़ बायर है, उस हिसाब से ही हमने प्रोडक्शन भी किया। तो अगर हमारा प्रोडक्शन और डिमांड मैच कर जाता है, वैसे तो ये इम्पॉसिबल ही है ऐसा 100% एक्यूरेटली एस्टिमेट करना, पर हम तो सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, तभी तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल समझ पाएंगे कि जहां AS इज इक्वल टू AD, जितना सोचा था उतने बायर आए और इक्वल टू हो गया। राइट, तो ये सिचुएशन हर सोच रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, पर मान लेते हैं कि हमने सोचा तो था 100, पर डिमांड आपकी आ गई है 80 पीपल्स की, सिर्फ 80 सेलफोन्स की सिर्फ डिमांड आई है। मतलब आपकी डिमांड शॉर्ट हो गई, आपकी डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से शॉर्ट हो गई। अब कैसा डायग्राम हमारा बनेगा? मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं। ये मेरा अब नया AD आ रहा है, जो AD और AS मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है अब इस वाले पॉइंट। राइट, तो ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट था, ये बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट अब AS और AD इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाले पॉइंट पर हमारा क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, और ये वाले पॉइंट पे अब हम मीट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा गैप दिख रहा है, आई होप हम देख पा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड जो हमने प्लान किया, हमने सोचा था, और ये हमारा एक्चुअल आया। तो ये जो हमारा गैप है, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड शॉर्ट हो गई। हम लोग जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं AS और AD, वो बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट है हमारा अब अंडर, क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। राइट, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ ये देख लेते हैं अपन। ये मैंने सब आपको नोट्स वगैरह सब भेजे हुए हैं, ये डायग्राम आपको कंप्लीट करके हम लोग देखते हैं। डेफिशिएंट डिमांड, पहली बात तो है क्या? डेफिशिएंट डिमांड, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज शॉर्ट ऑफ AS। ठीक है, मतलब हमारा डिमांड कम हो गया, हमने बना के 100 रखा था, लोग लेने ही 80 लोग आए। ठीक है ना, डिमांड हमारा कम हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? डिमांड क्यों नहीं बढ़ी? एज पर एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं हुआ? डिक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लोगों ने खर्चा ही नहीं किया, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग बाग अब विश्वास कर रहे हैं MPS और MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपका सेविंग ज्यादा है कंजम्पशन से, तो अगर लोग बाग अपने पास पैसा होल्ड करके ज्यादा रख रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड तो शॉर्ट होगी।
डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इवन प्रोड्यूसर भी खर्चा नहीं कर रहे। जब उनको लग रहा है हम लोग ने 100 गुड्स बनाए हैं, लोग बाग मार्केट में लेने नहीं आ रहे हैं, लोग बाग कम लेने आ रहे हैं, उन्होंने प्रोडक्शन में एक्सपेंडिचर कम किया तो लोगों को हायर कम किया होगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों को कम दी होगी, जिससे उनके पास सैलरी के रूप में पैसा नहीं आया होगा, फैक्टर इनकम नहीं आया होगा। उससे क्या हुआ होगा, उससे भी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाना है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कुछ भी खर्चा नहीं कर रही, ना अच्छी कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना अच्छा हॉस्पिटल, ना स्कूल पर, ना फूड पर, एवरीथिंग पे किसी पे भी खर्चा अगर नहीं कर रही, तो अगर सरकार अपना खर्चा कम कर देगी तो आप लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा ना। लोगों का खर्चा अगर बढ़ गया तो लोगों को डिमांड फिर कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका तो खर्चा, जो चीज सरकार को करनी चाहिए थी उस चीज पे प्राइवेट लोगों का खर्चा होने लगा। ठीक। एक्सपोर्ट कम हो गया। अगर एक्सपोर्ट कम है अपना तो भाई सप्लाई गुड्स तो ज्यादा ही बचेगी ना। जैसे मैंने अगर मान लो 100 गुड्स बनाए, ये सोचकर कि इसमें से 30 तो मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, पर 30 एक्सपोर्ट हुए ही नहीं, तो मेरे पास सप्लाई यहां ज्यादा हो गई ना। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड में क्या हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, मतलब स्टॉक ज्यादा है। स्टॉक ज्यादा आपके पास कब बचेगा, जब आपका एक्सपोर्ट कम हो गया। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, इंक्रीज इन इंपोर्ट। हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडियन लोगों ने बाहर से गुड्स ज्यादा मंगा लिए, तो जब बाहर से वो लोग परचेज कर रहे हैं, हम ये कॉजेस ले रहे हैं। एक कॉज ये भी हो सकता है कि हमने बाहर से अगर इंपोर्ट ज्यादा कर दिया है तो लोग बाग इंडिया में तो परचेज ही नहीं करेंगे, इंडिया का सप्लाई तो बढ़ जाएगा, इंडिया का स्टॉक तो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। इंक्रीज इन टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट बढ़ गई, ठीक है, लोगों का खर्चा, मतलब लोगों का पूरा जो पैसा है वो टैक्स पे करने में अगर चला जाता है तो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए कम होगा। ठीक है, तो कॉजेस क्या क्या हुए मेरे डेफिशिएंट डिमांड के, क्या हुए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर का भी खर्चा कम हो गया, गवर्नमेंट का भी खर्चा कम हो गया, एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है, सारी चीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज क्या हो रहा है, इंपोर्ट, इंक्रीज क्या हो रहा है, टैक्स रेट। आई होप समझ में आ रहा हो। इससे अब इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अगर डेफिशिएंट डिमांड आ रही है, डेफिशिएंट डिमांड मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, तो भाई हमारा स्टॉक पाइल्ड अप हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, क्योंकि बिक ही नहीं रहा है ना। और जब ऑलरेडी हमारे पास इतना स्टॉक है तो हम लोग प्रोडक्शन को कम कर देंगे। प्रोडक्शन अगर कम कर दिया तो लोगों को हायर ही नहीं करेंगे, नौकरी पे नहीं रखेंगे, तो उससे क्या आ जाएगा मार्केट में, अनएम्प्लॉयमेंट। आ रही मेरी बात समझ में। लोगों को जब हम हायर ही नहीं करेंगे, उसको सैलरी नहीं देंगे, उसको जब पैसा नहीं मिलेगा, तो मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है। और क्या हो रहा है, प्राइजेस, अब प्राइजेस पे क्या होगा, देखो स्टॉक अपने पास ज्यादा पड़ा हुआ है, अब बेचने के लिए प्राइजेस तो गिराने पड़ेंगे ना। तो इंपैक्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट पर भी इंपैक्ट आ रहा है कि वो डिक्रीज हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, डायग्राम में भी हमने सीखा। आउटपुट पर क्या आ जाएगा साहब, अब आप आउटपुट बनाओगे ही नहीं ना भाई, पहले का तो बेच नहीं पाए, अब और कैसे बनाओगे, तो आउटपुट भी डिक्रीज करना पड़ेगा, पुराना आउटपुट ही इतना इकट्ठा हो चुका है। प्राइजेस पे क्या फर्क पड़ेगा, प्राइजेस आपकी क्या हो जाएंगी, कम, डिक्रीज करना पड़ेगा। भाई पुराना माल बेचने के लिए सप्लाई कम है, स्टॉक इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, तो प्राइस डिक्रीज करके ही तो बेचोगे। आ रही मेरी बात समझ में। इसको अब इंप्रूव कैसे करेंगे, ये तो हमने कर दिया कॉजेस किसके, डेफिशिएंट डिमांड के। अब इसको अपन इंप्रूव, इसके मेजर्स क्या है, इसको सही करने के लिए दो मेजर्स हमें डिस्कस करने, एक है हमारा फिस्कल पॉलिसी मेजर और एक है हमारा मॉनेटरी मेजर। फिस्कल पॉलिसी मेजर हम सही से समझ लेते हैं। देखो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, किसका हम लोग इंपैक्ट, हमने किसका पढ़ा, मेजर किसके पढ़ रहे हैं, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड कब, जब एडी कम होता है एएस। ठीक है, देखो
टैक्सेस हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। भाई जब सरकार टैक्स को गिराएगी तो लोगों के पास खर्चा करने के लिए इनकम ज्यादा बचेगी ना, तो इनकम जैसे ही उसके पास ज्यादा बचेगी, ज्यादा खर्चा करेगा तो एडीएएस के बराबर आ जाएगा। पब्लिक डेट, पब्लिक डेट मतलब जब सरकार पब्लिक से पैसा लेती है, तो भाई पब्लिक से पैसा मत लो ना सरकार, पब्लिक के पास वैसे ही पैसा इतना कम बचा है, तुम भी अगर ले लोगे तो फिर उसका तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाना है। तो इसलिए सरकार को पब्लिक डेट, पब्लिक से उधार लेना, पब्लिक से पैसा लेना कम करना पड़ेगा। कम करोगे तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा बचेगा, पब्लिक के पास ज्यादा पैसा बचेगा, वो ज्यादा खर्चा करेगा, ज्यादा खर्चा करेगा तो एडी बढ़ जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब, डेफिसिट फाइनेंसिंग जब सरकार लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है, आईएमएफ से पैसा उठा रही है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तुम भाई अपनी पब्लिक से लोन कम कर लो, वर्ल्ड बैंक से ले लो। अगर तुम लोन ज्यादा ले रहे हो, अपना खर्चा बढ़ा रहे हो, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा बढ़ा रही है तो पब्लिक के पास पैसा बचेगा ना। भाई सरकार का काम है ना सड़क बनाना, हॉस्पिटल बनाना, अच्छे स्कूल बनाना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से मैं रिलेटेड बात कर रहा हूं। मॉनेटरी मेजर्स क्या है, याद रखना, हमको कंसेप्ट के दिमाग में रखना है कि एडी बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होना चाहिए। पैसा हाथ में तब आएगा जब बैंक रेट डिक्रीज हो जाएगी, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो, रेपो रेट, ये सब डिक्रीज हो जाएंगे। अगर ये रेट डिक्रीज हो गए मतलब कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा, और कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा रहा तो वो पब्लिक को पैसा ज्यादा देगी कम रेट पर। कम रेट पर अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो उनको हिम्मत मिलेगी खर्चा करने के लिए, तो उनका खर्चा डिस्पोजेबल मतलब इनकम जो अपने हाथ में आ रही है, अपन उसको पैसा को खर्चा करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, जिससे पब्लिक डिमांड बढ़ा देगी, डिमांड बढ़ा देगी तो एडी बराबर आ जाएगा एएस के, हम डिफ्लेशनरी गैप से बाहर आ जाएंगे। तो हमको क्या करना है, कमर्शियल बैंक को पैसा, पब्लिक में मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। अरे मेरी बात समझ में, तो ये मैंने आपसे किस चीज की डिस्कस की है, डिफ्लेशनरी गैप। इसका जस्ट रिवर्स है इन्फ्लेशनरी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।